उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज मनीष मिश्रा का ट्रांसफर हो गया है, जिसको लेकर सरकार पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता आनी पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ट्रांसफर कोर्ट की ओर से किए जाते हैं। कांग्रेस को इतिहास जानने की जरूरत है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि कैसे कांग्रेस ने बरहुल इस्लाम को राज्यसभा सांसद के पद से हटवाकर उन्हें हाईकोर्ट का जज बनवाया था। धर्म की छांव न ज्ञान का फल है, वो ऐसे वृक्ष के तले बैठे हुए हैं ये कांग्रेसी। इनको ये नहीं पता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसका ट्रांसफर और सब करना ये कोर्ट का मैटर होता है, हाई कोर्ट देखता है। तो इसमें इस तरीके की चीजें बोलना, इस तरीके की बातें बोलना ये साबित करता है कि इनको थोड़ा सा मानसिक विकास अभी इनका अच्छे से हो नहीं पाया है। ये इनको अपने इतिहास को देखना चाहिए था, अपने बहरुल इस्लाम जी को देखना चाहिए था, जिनको राज्यसभा सांसद के पद से हटवा कर इन्होंने हाई कोर्ट का जज बनवाया। फिर एक फैसले के लिए इन्होंने उसको हाई कोर्ट के जज से के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया रिटायर होने के बाद। फिर एक फैसले का जब उन्होंने फैसला कर लिया इनके पक्ष में, तो वापस इनको सुप्रीम कोर्ट के जज से भी हटा के कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़वाया। तो इस तरीके की तानाशाही आपके ही राज में देखने को मिलती थी। कोर्ट की ओर से किए जाते हैं ट्रांसफर, यह बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान आया है। साथ ही कांग्रेस को इतिहास जानने की भी ज़रूरत है, यह भी बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया है। देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज हैं मनीष मिश्रा, जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और गणेश जोशी के मामले में सुनवाई कर रहे हैं जज, लेकिन अब उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से जज का ट्रांसफर कर दिया गया, अब सियासत तेज हो गई है, आगे क्या कुछ पक्ष और विपक्ष के दावे हैं? जी विशाल, देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हुए हैं और लगातार उनको लेकर जिस तरीके से मामला चल रहा है और समय समय पर विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़े करता है और मंत्री के इस्तीफे की मांग भी करता है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर चल रहा है, उसमें देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज मनीष मिश्रा उसकी कार्यवाही कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था राज्य सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैबिनेट इसके पर अपनी राय दे के और केस चलाने की जो है उनसे अनुमति भी मांगी गई थी। तो ऐसे में अभी अक्टूबर के लगभग दूसरे हफ्ते तक जो है ये दोबारा कोर्ट की सुनवाई होनी थी और ऐसे में तब तक जो है इस पर वो मांगी गई थी, इजाज़त मांगी गई थी और इस पर अपनी राय देने के लिए राज्य सरकार को कहा गया था। लेकिन ऐसे में उससे पहले ही उनका जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ऐसे में जज के मनीष मिश्रा के ट्रांसफ़र को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। लगातार चाहे विपक्षी दल सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल का कहना है कि सरकार के लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बचाने का काम कर रही है। जिस तरीके से लगातार वो आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हुए हैं, तो उसको लेकर सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है और भ्रष्टाचार में उनका सहयोग कर रही है। तो ऐसे में इसको लेकर वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान दिया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहना है कि जो जिस तरीके से विजिलेंस कोर्ट के जज की जो ट्रांसफ़र होता है या किसी भी जज का ट्रांसफ़र होता है, तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से जो है इस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोगों का ये भी कहना है कि सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बचाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है इसको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो जज का ट्रांसफ़र हुआ है उसको लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहा है, तो वही सत्ता पक्ष उसको लेकर वो अपनी बातें कह रहा है कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ही जो है ट्रांसफ़र होता है। लेकिन आगे जो इसमें बड़ी बात यह है कि जज का ट्रांसफ़र होना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हुए हैं
उस पर जो कार्यवाही चल रही थी, जो दूसरे जज आएंगे वो किस तरीके से कार्यवाही करते हैं और जो कार्यवाही मांगी गई थी, कैबिनेट से मंजूरी मांगी गई थी, उस पर आगे प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है वो मंजूरी देती है या नहीं देती, किस तरीके से, हालांकि अब दूसरे जो जज आते हैं वो किस तरीके से इस पर कार्यवाही आगे करते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हालांकि जो जज का ट्रांसफ़र हुआ है उसको लेकर प्रदेश में इस वक्त सियासत तेज है। अरुण, जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति की बात भी सामने आ रही है, तो क्या अभी पता चल पाया है कि कितनी टोटल संपत्ति है और गणेश जोशी का कोई बयान भी सामने आया है? और फिर दूसरा ये भी कि जिस तरह से कैबिनेट से मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन इतना लंबे समय हो गया है, कैबिनेट से आखिर क्यों मंजूरी नहीं दी गई है अभी तक? जी सर, देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर कितनी अधिक संपत्ति बढ़ी है, कितनी है, हालांकि इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कई गुना उनकी संपत्ति और कोविड काल के दौरान बढ़ी है, जिसको लेकर जो है तमाम सवाल भी खड़े हुए। ऐसे में इसी की जांच को लेकर जो है कि कितनी संपत्ति उनकी बढ़ी है, किस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि कोविड कार्यकाल में कैसे संपत्ति बढ़ना, ये जिस तरीके से लगातार क्राइसिस चल रहा था, तो ऐसे में उस वक्त आय से अधिक संपत्ति जो बढ़ी है, तो ऐसे में इसी की जांच को लेकर इस तरीके का जो मंजूरी मांगी गई थी कि उन पर आगे जांच चलाई जाए। जांच जो तब होगी तभी ये चीज़ें सारी स्पष्ट खुल के जो है एक के बाद एक परतें जो है वो निकल कर सामने आनी थी। लेकिन गणेश जोशी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया। हालांकि वो तो खुद जो है उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो कोई भी नहीं अपने आरोपों को खुद स्वीकार करता है कि मैंने कोई गलती की है या आरोप के मेरे ऊपर कोई आरोप है, तो ऐसे में वो लगातार इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में आगे जो कार्यवाही है, जिस तरीके से कैबिनेट को मंजूरी देनी थी, अभी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक जो है इस पर जवाब राज्य सरकार को देना था और कैबिनेट को अपना फैसला देना था कि मंजूरी वो देते हैं या नहीं देते। तो ऐसे में अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि अब ये सारी चीज़ें जो अगले जज आते हैं वो किस तरीके से कार्यवाही करते हैं, आगे अब किस तरीके से कार्यवाही होती है, कैबिनेट मंजूरी देती है या नहीं देती, ये अब आने वाले समय में अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन अरुण, जिस तरह से प्रवक्ता कह रहे हैं कि जज का ट्रांसफर कर दिया गया और ये केवल बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ था। तो ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं दोबारा से। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो जज की का ट्रांसफ़र हुआ है उसको लेकर विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े कर ही रहा है और विपक्ष के लगातार मांग कर रहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जांच वो सही रूप से नहीं हो पाएगी। इस तरीके के तमाम आरोप जो है विपक्षी दल के द्वारा लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जब विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के कई प्रवक्ता भी जो है इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकाल का समय बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस तरीके से हुआ था। लेकिन मेन जो मामला है वो भ्रष्टाचार का है। अगर आरोप लगे हैं, चाहे वो, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच को लेकर जो है कैबिनेट को जवाब देना भी चाहिए। और ऐसे में कैबिनेट जवाब देती है नहीं, ट्रांसफ़र एक अलग चीज़ हो गई, उसको लेकर राजनीति लगातार जोरों पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके बाद जो जज आते हैं, आगे ये कार्यवाही किस तरीके से चलती है। दोबारा जाँच के लिए जो है कैबिनेट से मंजूरी मांगी जाती है, किस तरीके से जो है जाँच होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या ये मामला यहीं पर दब जाता है या आगे भी इस पर कार्यवाही चलती है, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल ये है और आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी ने मिर्जापुर की जनता को बड़ी सौगात दी है। जिले के लिए सीएम ने 765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही 1500 से ज्यादा युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्षियों पर जमकर हमला भी बोला है। योगी ने कहा है कि आज से 10 साल पहले मिर्जापुर को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। पहले यहाँ गुंडाराज और माफिया राज हावी था, लेकिन अब आपने बदलते हुए मिर्जापुर को देखा है। 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी? इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर और त्रिकोण के रूप में विख्यात इस पवित्र शक्तिपीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहां की सड़कों के क्या हालात थे
और किस प्रकार से यहां गुंडा राज और माफिया राज हावी था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है। बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा। आज मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूं। अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि मिर्जापुर के पास यहां की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है और पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, कभी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, क्या कंजेशन था, कितना संकरी गलियां थी, भय लगता था कि पता नहीं नवरात्रि के दौरान क्या होगा। लेकिन इस बार जब शारदीय नवरात्रि में जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको एक भव्य और दिव्य धाम के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और आप भी महसूस करेंगे कि वाह, अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहनों और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज, ये बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए अब मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बहनों और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ यह जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी, बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल पेयजल की शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने 127 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। 665 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब बदलते हुए
मिर्ज़ापुर को आपने देखा है, इससे पहले आपने देखा था कि गुंडाराज था, लेकिन वो 7.5 साल की सरकार में ध्वस्त किया गया है। साथ ही विकास कार्यों को भी तेजी से गति मिली है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब आने वाले समय में मिर्ज़ापुर और तेजी से विकास कार्यों में जुटेगा। और संवाददाता राजन गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का ये प्रोग्राम भी रहा, कौन कौन सी बड़ी योजनाएं थी जिसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है? जी विशाल, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मिर्जापुर पहुंचे थे और 4 विधानसभा में कुल 765 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि पहले जो भी योजनाएं आती थी उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता था और अब हमारी सरकार की ये नीति है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह जनता के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। विशाल। बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मद फहीम ने आरोप लगाया है कि 4 सितंबर को ईशा की नमाज के बाद उनके घर पर लाइसेंसी हथियार लेकर पूर्व मंत्री, उनका बेटा समेत 9 लोग आए थे, जिन्होंने उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी पूर्व मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब संपत्ति के विवाद में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, कल थाना गलसईद में माननीय न्यायालय के आदेश से अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने कुछ परिवारीजनों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें 8 नामजद अभियुक्त हैं और 1 व्यक्ति उसमें अज्ञात है और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से इसका निस्तार किया जाएगा। और मोहम्मद खिजर अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खिजर, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है, कौन लोग थे जो आए थे और किस तरह की धमकी मारपीट भी दी गई, और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? जी रवि, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के थाना गलसईद क्षेत्र से जुड़ा है। आपको बता दें ये पूरा मामला 4 सितंबर का है। आपको बता दें जो मोहम्मद हाजी फहीम है, उनका आरोप है कि पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे अवैध इकराम लाइसेंस लेकर उनके घर में घुस गए और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके साथ मारपीट की। जिसके बाद अवैध इकराम जो फहीम है उन्होंने थाने पर जाकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने कोई इसके खिलाफ कार्रवाई, उन्होंने जो मुरादाबाद के उच्च न्यायालय है उनको प्रार्थना पत्र देकर 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अवैध इकराम जो है उनके बेटा हाजी इकराम तो वो दर्ज कर ली है। फिलहाल इकराम कुरैशी से इस मामले में जब बात की गई तो इकराम कुरैशी का कहना है कि ये जो मामला है वो एक तरीके से फर्जीवाड़ा है, ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। फिलहाल जो फहीम है जिन्होंने न्यायालय से FIR के आदेश करवाए हैं, उनका कहना है कि उबैद इकराम हो या उनके साथ जो अन्य 9 लोग थे उन्होंने उनके साथ अभद्र भाषा की और मारपीट का प्रयोग किया। बिल्कुल खिजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामपुर में कथित तौर पर ट्रेन पलटाने की साजिश का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल यहां कुछ दिनों पहले रेलवे ट्रैक पर बिजली का पोल रखा गया था। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया था और गनीमत रही थी कि कोई हादसा नहीं हुआ था। दोनों युवक नशे के आदी बताए जा रहे हैं और जो कि नशे के शौक को पूरा करने के लिए टेलीकॉम कंपनी का खंभा चुरा कर ले जा रहे थे। तभी रेलवे ट्रैक पर दूर से ट्रेन आती देख दोनों ने रेलवे ट्रैक पर ही खंभा छोड़ दिया और वहां से भाग गए। वहीं पर शराब पिया, उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर पोल पड़ा था उसको चुरा करके लेकर के आना चाहते थे बेचने के नियत से, मगर उबड़ खाबड़ वहाँ ज़मीन थी और इतना नशा इन लोगों को हो चुका था कि ये उस पोल को खींच करके जब ले जा रहे थे तो गिर पड़ रहे थे और उसी समय ट्रेन का इनको हार्न और लाइट सुनाई पड़ा। तब ये
पोल को वहीं पर छोड़ करके भाग गए। तो आपको बता दें कि नशे के आदी ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नशे की हालत में ही इन्होंने ये पोल चुराया था और ऐसे में जब ये इसको लेकर जा रहे थे, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, तो उसी समय रेल के आने की उनको आवाज़ सुनाई थी और इसी कारण उन्होंने रेलवे ट्रैक पर ही इस पोल को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। हालांकि पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी इन पर की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पोल को ट्रेन के जो रास्ता है उस पर रखा गया और ऐसे में एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। रेलवे ट्रैक पर ये पोल रख दिया गया था और कथित तौर पर ट्रेन पलटाने की ये साजिश भी बताई जा रही थी। हालांकि मामले में अब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही जीआरपी पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों ही युवक नशे के आदी थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों ने की थी ये बिजली के पोल की चोरी और ट्रैक पार करते हुए ट्रेन आई तो दोनों ही इस पोल को ट्रेन के ट्रैक पर छोड़ करके भाग गए। हालांकि गनीमत ये रही कि जो ड्राइवर हैं उन्होंने इस पोल को देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया था। और ऐसे में नशे के आदी ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि नशे करने के लिए ही इन्होंने पोल चुराया था ताकि इसको पैसों में बेच सके और जो नशे का सामान है उसको खरीद सके। और संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरह से अधिकारी बता रहे हैं कि ये दोनों युवक नशे के आदी थे, पोल लेकर जा रहे थे, ट्रेन आई, लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि इन्होंने जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि बीचों बीच ये ट्रैक पर रखा हुआ था, तो ऐसे में कैसे इसको सवाल खड़े भी हो रहे हैं अब आगे के लिए? विशाल, देखिए, ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसका मेन कारण जो निकल कर आया है, ये दोनों जो आरोपी थे टिंकू और दिशान, ये 2 आरोपी दोनों बताए गए थे। उन दोनों आरोपी ये नशे की लत लेते थे, यानी कि नशे के आदी थे ये दोनों और नशे की हालत में ही इन्होंने पूरा प्रकरण जो था वो अंजाम दिया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड से सटा ये पूरा मामला है रुद्रपुर के पास बिलासपुर बॉर्डर का, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग की पटरी पर खंबा जो था, टेलीकॉम का खंबा, इन्होंने नशे की हालत में, मुझे लग रहा है ऐसा बताया जा रहा, पुलिस द्वारा रखा था। उसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और कैसे तैसे मामले को समझाया। हालांकि लोको पायलट का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा, क्योंकि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन को रोका था। हालांकि पुलिस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर पुलिस ने 5 दिन पूर्व 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो पुलिस ने खंगाला तो वो भी बहुत आपराधिक किस्म के बताए जा रहे हैं। 307 का मुकदमा भी एक व्यक्ति पर है और दूसरे व्यक्ति पर अलग अलग थानों में 14 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं नशे के या आदी थे, नशे की हालत में ये कहीं काम करते थे। इनके खिलाफ पहले ही अन्य थानों में भी मुकदमे कई दर्ज हैं। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो ये इस तरीके की हरकत को अंजाम पहले से देते चले आ रहे हैं और ऐसी कई घटनाएं इन लोगों ने इस मामले को लेकर की है, जो कि अब रेलवे क्रॉसिंग की पटरी पर इन्होंने खंबा रखने की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की कामयाबी अपनी ओर से पूरी की, यानी कि जीआरपी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी बिल्कुल विशाल सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा।